हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो बताइए कौन सा चैप्टर में है ये हमारे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करें। चलो देखो, इस टॉपिक का नाम क्या है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। बच्चों, सबसे पहले फिजिक्स में हमें क्या काम करना है, उस जो भी हमारा टॉपिक है ना उसको नाम को ढंग से पढ़ना है। बस फिजिक्स में 95% जितनी भी परिभाषाएं हैं वो नाम के अकॉर्डिंग ही पता लग जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, स्वर्ण पत्र और आगे लिखा हुआ है विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र बच्चों समझ में आ गया होगा सर, सोने की पत्तियां। बिल्कुल, स्वर्ण पत्र का मतलब हो गया सोने की पत्तियां, सोने की पत्तियां। और विद्युतदर्शी का मतलब क्या हो गया? विद्युत का मतलब आप सब जानते हो सर, आवेश से रिलेटेड, और दर्शी का मतलब देखना या दिखाना। तो सर यहाँ सोने की पत्तियां हैं जो आपको विद्युत को दिखाएगी। सर ऐसा थोड़ी ना होता है। अब मैंने पहले कहा बस नाम को पकड़ो आप। तो इसका मतलब सर ये कि ये इंस्ट्रूमेंट है कि उपकरण, साधारण सा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं कि उस पर आवेश उपस्थित है या नहीं। बस इस चीज का ध्यान रखना है। नाम से पता लग रहा है विद्युतदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, छोटी चीजों को देखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी। दूरदर्शी, सर दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप काम में लेते हैं। विद्युतदर्शी, सर आवेश, विद्युत का मतलब यहाँ आवेश की बात आएगी। सर आवेश को देखने के लिए या आवेश का पता लगाने के, अब आवेश को देख तो नहीं सकते, तो देखने का मतलब अपने को पता करना है कि इस वस्तु पे आवेश है या नहीं। तो किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम जिस उपकरण का काम में लेते हैं उसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इसका नाम स्वर्ण पत्र क्यों पड़ा है? चलो हम इसके डायग्राम पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये है क्या चीज? यह एक साधारण सा उपकरण है जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, एक कांच की बोतल होती है। क्या होती है? कि कांच की बोतल। देखो लिखा होगा यहाँ पे, ये रही बोतल जो कि किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है। बिल्कुल सर, कांच की हमने बोतल देख ली। और इस बोतल का जो ऊपर वाला सिरा है, सकरा शिरा, ये जो सकरा शिरा है, गर्दन है, यहाँ पे कॉर्क लगा होगा। कॉर्क क्या होता है? रबर। जब हम किसी चीज के ऊपर ऐसे रबर फंसा देते ना तो सर वो बिल्कुल पैक हो जाता है, निर्वात बन जाता है, अंदर ना तो हवा जा सकती है ना हवा आ सकती है। तो ऐसे हमने एक रबर का कॉर्क यहाँ फंसा दिया और इसके बीच में एक हल्का सा होल बना लिया जिसमें हमने एक धातु की छड़ डाल दी। ये देखो बच्चों, दिख रहा होगा धात्विक छड़। बिल्कुल सर समझ में आ गया। एक कांच की बोतल है, उसके ऊपर वाले जो गर्दन जो सकरा भाग है वहाँ पे हमने एक कॉर्क लगा दिया और कॉर्क लगा के उसके अंदर हमने क्या करके एक धातु की छड़ डाल दी। तो धातु की छड़ हमने क्या डाली? कॉर्क में हल्का सा होल करके डाल दिया और वो कॉर्क ने उसको वापस पैक कर लिया पूरा का पूरा। चलो, और इस धात्विक छड़ का जो आंतरिक भाग है, देखो यहाँ पे आंतरिक भाग दिख रहा होगा, अंदर वाला भाग जो धातु है उसके दो सिरे हो गए, एक तो बाहर की तरफ रहेगा और एक अंदर की तरफ रहेगा। जो अंदर वाला धातु का भाग छड़ का, उसके ऊपर क्या करेंगे हम? दो सोने की पत्तियां लगाएंगे। देखो यहाँ लिखा होगा स्वर्ण पत्र। सर बिल्कुल यहाँ दिख रहा है स्वर्ण पत्र। ठीक है, तो ये मैं इसको ऊपर वाले को बोतल को मिटा देता हूँ, आपको ये स्वर्ण पत्र दिख जाए। देखो स्वर्ण पत्र लिखा हुआ दिख रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल स्वर्ण पत्र हमें दिख रहा है। मतलब ये दो सोने की पत्तियां हैं जो आपको इस तरह दिख रही होगी। देखो बिल्कुल सर, दो सोने की पत्तियां हैं। दोनों सोने की पत्तियों को कैसे बांधना है? सोने की पत्तियों के भी दो दो सिरे होंगे, एक एक सिरों को तो यहाँ बांधना है और जो दूसरे सिरे हैं ना उनको मुक्त अवस्था में रखना है, बिल्कुल फ्री रखना है दूसरे सिरों को। ठीक है सर, आगे आगे जो धातु का ऊपरी सिरा था मुक्त अवस्था में जो था अंदर बाहर की तरफ, उसके ऊपर हम एक धात्विक घुंडी लगा देंगे। डिस्क बोल दो या धातु की घुंडी बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे गोल गोल ऐसे बना दो आप चाहे, ये धातु की घुंडी बना ली यहाँ पे। इसके ऊपर क्या करेंगे? अब ये हमारा जो उपकरण ना ये तैयार है और बाहर क्या कर देंगे? एक बुश संपर्कन बिंदु लगा देंगे जिससे क्या हो जाए, इस ग्लास के ऊपर भी कोई आवेश हो जाए ना वो नष्ट हो जाए। मान लो कभी कभार सर गलती से ग्लास पे भी आवेश आ जाएगा
तो फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। जो भी हम वस्तु लाएंगे पता नहीं लग पाएगा कि आवेशित है या नहीं है, जमीन में नहीं चले जाएगा कहीं आवेश, इसलिए हम इसको भू संपर्कित कर देते हैं। और ग्लास तो वैसे भी आपका कुचालक पदार्थ हो गया। चलो ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब हम जो धातु लेके आ रहे हैं, जो भी पदार्थ लेके आ रहे हैं, ये हमारा पदार्थ है बच्चों, ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, पदार्थ है। और वो भी कौन सा पदार्थ है, आवेशित पदार्थ है। मान लो कैसा पदार्थ है ये, आवेशित पदार्थ। सर ये हमारा आवेशित पदार्थ है, बिल्कुल आवेशित पदार्थ है। अब इस आवेशित पदार्थ को जैसे हम या इस धातु घुंडी पर टच करवाते हैं, तो सर चालन विधि बताई थी आपने, बिल्कुल चालन विधि बताई थी। ये धातु वैसे भी आपकी क्या है, चालक है। तो यहां से आवेश इस धातु से होता 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 कहां पहुंच जाएगा, जो सोने की पत्तियों पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही सोने की पत्तियों पे पहुंचेगा तो सर दोनों सोनों पत्तियों पर क्या आ जाएगा, समान प्रकृति का आवेश हो जाएगा। अपने को पता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे इन दोनों सोने की पत्तियों के मध्य क्या हो जाएगा, गैप, विस्थापन बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी इनके बीच। क्यों बढ़ी है आपको पता लग गया होगा। सर जो वस्तु आप संपर्क में ला रहे हो ना, अगर वो आवेशित है तो ही यहाँ पे आवेश आएगा, और अगर वो आवेशित नहीं है तो इन पे कोई आवेश नहीं आएगा। और जब कोई आवेश नहीं आएगा तो भाई क्यों प्रतिकर्षित करेगी, जितना गैप, जितनी दूरी इनके बीच में पहले थी उतनी ही दूरी अभी बनी रहेगी। क्लियर है। इसका मतलब सर संपर्क में लाई गई वस्तु आवेशित है, इसका हमने पता किससे लगाया, इन सोने की पत्तियों के मध्य विस्थापन से पता लगाया, क्योंकि ये प्रतिकर्षित हो गई। चलो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, पूरा आपको लिखना क्या है थ्योरी के अंदर। देखो सर बिल्कुल स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का डायग्राम मुझे समझ में आ गया। देखो थ्योरी में क्या लिखना है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सहायता से विभवांतर भी मापा जा सकता है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसके स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सहायता से विभवांतर भी माप सकते हैं। ये जब आप हायर स्टडी बीएससी एमएससी वगैरह करोगे तो वहाँ समझ में आएगा इसको कैसे करते हैं, इसको मोटे तौर पे कैसे काम में लेते हैं। लेकिन अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि सर इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सहायता से हम आवेश को कैसे माप सकते हैं, मतलब आवेश का पता कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे कुछ डायग्राम और डाले हैं मैंने। सबसे पहले समझ में आ गया क्या लिखना है, सर यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। वो उस पर आवेश है या नहीं है, सिंपल सी बात है। नहीं है तो हम ऑटोमेटिक बोल देंगे कि सर उस पर आवेश नहीं है, क्योंकि दोनों सोने की पत्तियों पर कोई गैप नहीं होगा, कोई विस्थापन नहीं होगा। देखो इसको समझते हैं, जो हमारे पास में संपर्क में लाई गई वस्तु है वो आवेशित है या नहीं है, इसके लिए हम इस विद्युतदर्शी को दो प्रकार से काम में लेते हैं। बच्चों दो प्रकार से कैसे लेंगे, ये जो हमारा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी दिया हुआ है, एक तो संपर्क द्वारा आवेशन करवाएंगे, जो अपन पदार्थ लेके आएंगे उसको संपर्क करवाएंगे। संपर्क करवाएंगे तो भी आवेश होते 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 सोने की पत्तियों पे पहुंच जाएगा और सोने की पत्तियां क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। बिल्कुल सर, ये तो संपर्क विधि द्वारा इन सोने की पत्तियों का क्या हो गया, आवेशन हो गया, सोने की पत्तियां आवेशित हो गई। क्यों, क्योंकि सर आपने संपर्क करवाया और संपर्क या चालन विधि आपने समझाई थी। ठीक है, दूसरी विधि आती है, देखो लास्ट वाला जो तीसरे नंबर की मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होती है प्रेरण विधि। और प्रेरण विधि में मैंने कहा था कि संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती, वहां संपर्क नहीं करना होता अपने को। तो यहां बिना संपर्क किए, देखो मान लो आप लेके आए धनावेशित वस्तु लेके आए कोई, ये कैसी है, धनावेशित वस्तु है, दिख रहा होगा यहाँ पे, बिल्कुल सर दिख रहा है, ये धनावेशित वस्तु है। और इस धनावेशित वस्तु को जो ये घुंडी है, इस घुंडी के पास लाना है, संपर्क नहीं करवाना। जैसे हम पास लाएंगे तो अपने पढ़ा है सर, प्लस के पास तो क्या आता है माइनस, और दूर वाले सिरों पे क्या आता है प्लस। तो दूर वाला सिरा क्या है सर, इस धात्विक चालक का दूर वाला सिरा ये है लास्ट वाला, जहां पर सोने की पत्तियां लगी हुई है। तो सर प्रेरण क्या सिखाया था आपने, कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अन्य वस्तु के पास लेके जाते हैं
तो उस जो अन्य वस्तु है उसके पास वाले सिरे पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्यों सर? प्रेरण में काम तो ये होगा ना, समान प्रकृति का आवेश दूर समान प्रकृति वाले आवेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो प्लस होगा तो प्लस को, इस धातु के अंदर दो प्रकार के आवेश हैं, एक इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणावेश और एक नाभिक के कारण धनावेश। तो धनावेश तो यहाँ आ गया और ऋणावेश यहाँ आकर्षित हो गया। सर बिल्कुल प्रेरण में ये होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे धनावेश क्यों आया? और जैसे धनावेश आया दोनों पे समान प्रकृति का, फिर से इनके बीच में गैप आ गया। पहले ये दोनों ऐसे चिपकी हुई थी, ये पड़ी थी ऐसे, और इनके ऊपर गैप आ गया। गैप क्यों आया वो आपको पता लग गया होगा। सर जो संपर्क आपके जो पास में लाई गई वस्तु है ना वो आवेशित है, आवेशित है तभी तो प्रेरण लगा, बिना आवेशित वस्तु द्वारा प्रेरण हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, इस धनावेश की जगह मैं ऋणावेश ले आऊं तो सर ऋणावेश वस्तु लाओगे तो यहाँ धनावेश आ जाएगा और नीचे की तरफ भी ऋणावेश आ जाएगा। बिल्कुल सर सही बात है। तो अभी भी दोनों पे क्या है? समान प्रकृति का आवेश है। अभी भी ये क्या करेगी? अभी भी प्रतिकर्षित करेगी। तो या तो आप है ना संपर्क विधि द्वारा पता लगा लो या फिर आप प्रेरण द्वारा पता लगा लो। ठीक है, दोनों चीज़ आपकी सेम है। दोनों के अंदर ही अगर आप संपर्क में लाई गई वस्तु और पास में लाई गई वस्तु आवेशित है तो स्वर्ण पत्र जो है या सोने की पत्तियां हैं उनके मध्य गैप होगा। चलो ठीक है सर। सर कार्यविधि हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो इसकी कार्यविधि मैंने लिख रखी है। यहाँ पे कार्यविधि जो मैंने भी समझाया ना सेम टू सेम वैसे के वैसे आपको लिखना है। जब किसी आवेशित वस्तु, मैं अंडरलाइन कर जाता हूँ और बोल जाता हूँ, जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक घुंडी के संपर्क में लाया जाता है तब कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। बिल्कुल सर आपने ये समझाया अभी कि जैसे हम आवेशित वस्तु को उस घुंडी के संपर्क में लाएंगे तो कुछ आवेश उस वस्तु से होता हुआ चालक छड़ से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा? सोने की पत्तियों पे चला जाता है तथा प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां फैल जाती है। बिल्कुल सर, दोनों पत्तियों पे समान आवेश होगा इसलिए फैल जाती है। फिर क्या है? पत्तियों का फैलाव, पत्तियों का जो फैलाव है वह संपर्कित वस्तु पर आवेश की मात्रा के बारे में अनुमानित जानकारी देता है। बिल्कुल जानकारी देगा आपको। सर अगर फैलाव कम हुआ है तो आवेश कम था, फैलाव ज़्यादा हुआ है तो आवेश ज़्यादा है। ठीक है, यदि किसी आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के समीप लाया जाता है, अब ये स्पेशल केस है बच्चों ध्यान रखना, जो हमारी विद्युतदर्शी की रोड थी ना अंदर जो छत डली हुई है वो मान लो पहले से आवेशित है, मतलब सोने की पत्तियों पर पहले सोने की पत्तियां पहले से थोड़ी बहुत फैली हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं? किसी दूसरी आवेशित वस्तु को लेके आते हैं तो देखो क्या होगा। यदि वस्तु पर आवेश एवं विद्युतदर्शी पर आवेश समान प्रकृति का है, अब मैंने कहा कि विद्युतदर्शी पे धनावेश है और आप जो पास में ला रहे हो वस्तु उस पे भी धनावेश है, तो ये वाला धनावेश उस वाले धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। जैसे प्रतिकर्षित करेगा तो सोने की पत्तियों का फैलाव और ज्यादा होगा। टच नहीं करवाना, टच करवाओगे तो भी वही वाला कैसा आएगा? सर बराबर होके जैसे भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रेरण की बात कर रहा हूँ कि मान लो हमारे पास में ये जो विद्युतदर्शी है इसकी जो चालक छड़ ये पहले से आवेशित है और जैसे आप दूसरा धनावेश लाओगे, सर ये धनावेश को प्रति करेगा, ये धनावेश नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और जाएगा तो सोने की पत्तियां और फैलेगी। तो यहाँ पे ये बोला है तो पत्तियां और अधिक फैल जाती है। जबकि यदि विपरीत प्रकृति का आवेश है, विपरीत प्रकृति का मतलब सर हमारे जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है उस पर तो मान लो धनावेश है और जो आप पास में ला रहे वस्तु उस पर ऋणावेश है, ये वाला ऋणावेश इस वाले धनावेश को खींचेगा नहीं खींचेगा अपनी तरफ? सर खींचेगा तो पत्तियों के बीच पे आवेश कम होएगा और कम होएगा तो प्रतिकर्षण तो अभी भी लग रहा है लेकिन प्रतिकर्षण कम होता चला जाएगा क्योंकि आवेश ऊपर की तरफ जाने लग गया। सोने की पत्तियों से होते होते ऊपर धात्विक छड़ पे जाके ऊपर गुंडी पे जमा होने लग गया क्योंकि आप जो पास में ला रहे ना आवेश वो विपरीत प्रकृति का है, तो पत्तियां सामान्य सिकुड़ जाती है। लेकिन यदि प्रेरणिक प्रभाव प्रबल होता है तो पत्तियां सिकुड़ने के बाद पुनः फैल जाती है। बिल्कुल ये बात भी सही है सर। जैसे ही आप जो वस्तु पास में ला रहे हो उस पे आवेश अगर कम है चलो सर काम चल जाएगा, लेकिन अगर ध्यान रखना वो जो ऋणावेश है
वो अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा पता है सर, धनावेश ऊपर आ जाएगा, लेकिन छड़ के अंदर ऋणावेश आपका जो आवेश है ना वो प्रेरित होकर नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव में दो काम होते हैं। एक तो आपका क्या हो गया सर, धनावेश को ऊपर की तरफ खींच लिया और ऋणावेश को नीचे की तरफ भेज दिया। तो सर जैसे आपने देखा कि उधर ऊपर प्लस था और सॉरी हमारे जो छड़ थी उस पर प्लस था और जो संपर्क में लाई वस्तु उस पर ऋणावेश था, तो इस प्लस को उसने खींचने की कोशिश करी, खींचा तो हमें लगा कि सर ये हो गया, लेकिन ये प्रेरणिक प्रभाव, अभी प्रेरणिक प्रभाव नहीं लग रहा है यहाँ पे, प्रेरणिक प्रभाव होगा सर इस धातु की छड़ के अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों है। तो वो जो बचा हुआ धनावेश है, ऋणावेश का मतलब तो क्या होता है सर, टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ज्यादा है। जैसे मैंने कहा था कि मान लो छड़ धनावेशित है, इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है और प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसमें है तो अभी भी ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी किसकी है सर, प्रोटॉनों की है। इसमें हम धनावेश दिखाते हैं, तो ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो इस धनावेश को ये ऋणावेश खींच लेगा। लेकिन मैंने कहा कि प्रेरणिक प्रभाव अगर होता है सब धनावेश तो ऊपर आ गया तो फिर ऋणावेश को नीचे जाना पड़ेगा, और जैसे ऋणावेश नीचे जाएगा तो फिर से वो पत्तियां क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो यहाँ पे अगर प्रेरणिक प्रभाव दुर्बल है तो सर सिंपल सी बात हो फैलेगी, लेकिन अगर प्रेरणिक प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया तो वो पुनः सिकुड़ जाएगी आपकी, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सर ये हमारे पास में स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, जिसे हमें पता लग गया कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक सिंपल और साधारण उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं कि उस पर आवेश उपस्थित है या नहीं है। उसका डायग्राम हमें पता लग गया, थ्योरी में क्या लिखना है सर, संपर्क करवाना है, संपर्क नहीं करवाना तो प्रेरण विधि काम में आएगी। छोटा सा पॉइंट है जो 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है कूलाम का नियम। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, कूलाम का नियम। आप सोचोगे सर कैसे, सारे न्यूमेरिकल्स उसी पे ही आते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। आप भी इस चीज़ को मानते हो सर? हाँ, जब भी हम बुक उठाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन से कूलाम के नियम और विद्युत क्षेत्र पर ही आधारित होते हैं। इसका मतलब ये हो गया सर, विद्युत क्षेत्र और कूलाम का जो नियम है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम के नियम को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बारीकी से, आपको एक्स्ट्रा कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ बच्चों आप लोगों को। कूलाम के नियम को बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, मात्रक विमा उसमें जो भी चीज़ें आएगी ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। दूरी को डबल कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए तो किस किस तरह से हमारा बल है ना परिवर्तित होता है, और उस पर कूलाम के नियम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, और फोमा एजुकेशन हम पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और एक क्वालिटी वाली एजुकेशन का आनंद लीजिए। ठीक है बच्चों, फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।